हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग 40 इयर्स के, वो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट 1, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं जेई के, वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इसी सीरीज में 40 इयर्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्पेसिफिकली पार्ट 2 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बहुत सारे चैप्टर्स की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एनटीए की भी क्वेश्चंस एटसेट्रा, एग्जाम्पलर, राइट, नीट। सो आप उसकी प्लेलिस्ट सारी आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल में ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ टू सिल्वर आयंस इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। अब इसको हमें बताना है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर यहाँ पे, राइट। कभी कभी कुछ वेरी कर सकता है। अगर आपको आइडिया भी नहीं है तो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सम पूछा गया। देखिए, जनरली आप इसको कैसे कर सकते हो। लेट जस्ट सपोज इस पर्टिकुलर NH3 ट्वाइस में फर्स्ट पार्ट में X प्लस पॉजिटिव चार्ज था। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। एंड लेट जस्ट सपोज जो सेकंड वाला है AgCN2 माइनस में, AgCN2 में लेट जस्ट सपोज X नेगेटिव चार्ज था। ऑब्वियसली ये X प्लस होगा, ये X नेगेटिव होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। ये कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज द एनायनिक पार्ट। यूजुअली हम इसी तरह से लिखते हैं, राइट। अब इसमें लेट जस्ट सपोज कि Ag1 कर देता हूं मैं इसको और Ag2 कर देता हूं। अब दोनों के हम मुझे सम पूछ रहे हैं इसका, राइट। अब क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है तो ओवरऑल जो इस पे चार्ज है इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए अंदर का चार्ज देखिए कैसे करेंगे आप। Ag1 प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 का क्या हो रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज इस पे क्या है, 0, इक्वल्स टू X प्लस। सिमिलरली इस Ag2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cn पे क्या होता है, -1, इक्वल्स टू -X। तो यहाँ पे आपको मिल गया Ag1 इक्वल्स टू X, राइट। और यहाँ पे मिल गया Ag2 का हो गया 2 -X, करेक्ट। नाउ जब आप इन दोनों के चार्जेस को ऐड करते हो, है ना, Ag प्लस Ag1 और Ag2 को इन बोथ इक्वेशंस, तो क्या होगा, X प्लस यहाँ पे 2 -X, X से X कैंसिल, तो Ag1 प्लस Ag2 का जो टोटल जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सम होगा 2। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। बहुत बार हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ों में, राइट। और अगर वैसे भी आपको अगर इसका चार्ज पता होता कि +1 और -1 यहाँ पे होता है, हमें बहुत चीज़ों में दिक्कत नहीं वैसे होती है, तब भी आप डायरेक्ट निकाल लेते कि यहाँ से क्या हो जाएगा, Ag की +1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Ag की हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, राइट। और Ag1 प्लस Ag2 2 हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। सो इसका आंसर क्या हो गया, इज 2। ठीक है। सो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चन अभी आगे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The crystal field stabilization energy and magnetic moment spin only of an octahedral aqua complex of a metal ion जिसपे जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसपे आर -0.8 डेल नोट एंड ये वाली दी हुई है बी, राइट। ये दोनों के दोनों। तो इसमें मुझे M2, ये M2 पॉजिटिव क्या होगा, ये मेटल आयन बेसिकली पूछा गया। नो गाइज, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वी नो कि देखिए फॉर एग्जांपल एक हल्का सा आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है। देखिए आपका ये d ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे जैसे लीगेंड आता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये जो थ्योरी पे ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो लीगेंड है इज वीक लीगेंड और स्ट्रॉन्ग लीगेंड, उसके अकॉर्डिंग भी आपका थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा इसकी जो d ऑर्बिटल की एनर्जी होती है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे सपोज इसका एनर्जी लेवल ये था, तो एनर्जी लेवल इसका इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है, जैसे ही आपके जो लीगेंड हैं एक्स आते हैं, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसे आपका इस टाइप का होता है ABCD, ये तो प्लेन में हो गए, और बाकी के आपके जो दो हैं वो इस तरह से होते हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। तो जो आपके लीगेंड्स हैं वे एक्सियल पोजीशंस पे आते हैं इस तरह से। समझ रहे आप मेरी बात, ये इन पे, ये नहीं कि यहाँ से कहीं एक्सिस के थ्रू का आएंगे,
तो अब क्या होता है, इसकी एंड ये जो लॉब्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेक होके दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, तीन तो नीचे रह जाते हैं। मैं एक आम भाषा में बता रहा हूं आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये इधर आ जाते हैं, तो ये बेसिकली स्प्लिट हो जाते हैं इसके ऑर्बिटल्स, समझ रहे हैं। तो वी नो कि जैसे जो आपके डी ऑर्बिटल है वे 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो जब ये ब्रेक होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं, यानी जो मैक्सिमम रिपल्शन जिसमें फील होता है जिन ऑर्बिटल्स को, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और वे जो दो होते हैं वो होते हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर। और जो नीचे वाले हो जाते हैं ये वे वाले होते हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। समझे आप? ठीक है। तो अब इस लेवल को बोलते हैं हम ईजी, इस एनर्जी ग्रुप को, या इन पार्टी जो ये ग्रुप्स हैं। और जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं T2G। समझ रहे? अब एक चीज देखिए, जो ये वाला लेवल है, ये जो लेवल है ये इट्स सेट टू बी एनर्जी 0, ठीक है। इस पे टोटल एक तरह से इन्होंने कहा है कि एवरेज जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो 0 है, ठीक है, यानी इसकी और इसकी, ठीक है। लेकिन जब आप देखिए स्प्लिट होता है तो ये इस रेशियो में स्प्लिट होता है कि प्लस 0.6 डेल नोट तो ऊपर, ठीक है, एंड माइनस 0.4 डेल नोट नीचे। माइनस सिर्फ ये या प्लस ये सिग्निफाई कर रहा है कि वेदर दिस पार्ट इज बिलो द लाइन और एवरेज लाइन और अबव द लाइन। समझ रहे? नाउ डेल नोट, व्हाट इज डेल नोट? डेल नोट इज नथिंग बट जस्ट जो ये पूरा इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है ना टोटल, उसको आप बोलते हैं डेल नोट, ठीक है। तो ये जो डेल नोट है इसका तो हो गया ऊपर 0.6 और ये हो गया नीचे। समझ में आएगा इस आपको? तो ये सिंपल बेसिक है। नो इन केस ऑफ, अब देखिए एक और बताता हूं, जो ये एनर्जी गैप है इसको जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो होता है ये पूरा गैप को क्या बोलते हैं? CFSC, ठीक है। और डेल नोट भी लिख देते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल स्फीयर। समझ में आया? एक तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक क्या हुआ। कुछ ज्यादा डीप में घुसने की आपको जरूरत नहीं, सिंपल इसको भी भूल जाइए आप कि ये समझ लीजिए कि दो पार्ट में ब्रेक होता है, ऊपर प्लस 0.6 डेल नोट, नीचे माइनस 0.4 डेल नोट, ये 2 तरह के और ये 3 तरह के सिमिलर यहाँ नीचे हो गए। समझ में आपको? अब एक जो आपको फंडा काम आना चाहिए वो है कि अगर वीक फील्ड लीगेंड आ रहा है या स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड मेरे जो अटैचमेंट हो रहे हैं वो आ रहे हैं, उसमें हो जाता है। नाउ गाइस देखिए, सबसे पहले अगर जो डेल नोट है, जो ये एनर्जी गैप है, CFSC है, ठीक है, इन केस ऑफ अगर ये वीक फील्ड लीगेंड, जनरली ये छोटा होता है, क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इनका जो गैप होता है इन केस ऑफ स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड। एक तो आपको ये चीज पढ़नी है, ठीक है, ये समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ जब मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड के केस में ये गैप ज्यादा है, तो मतलब क्या है? ये मतलब ये जो पार्ट है ये और ऊपर हो जाएगा और ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा, तो ये गैप ज्यादा होता है, डिफरेंस ज्यादा है एनर्जी के पास। समझ में आपको? अब दूसरा जो क्वेश्चन सोल्व करने वाली बात हो जाती है, थ्योरेटिकल बात हो जाती है। देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि वीक फील्ड लीगेंड के केस में, वीक फील्ड लीगेंड जो डेल नोट होता है, जो ये बोल रहा हूं मैं, है ना, ये गैप होता है इज लेस देन, अब ये डेल नोट क्या है? बेसिकली गाइस एनर्जी है ना, एनर्जी गैप है ना। तो जो डेल नेट है ये लेस देन होता है पेयरिंग एनर्जी के। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। और जो स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड के केस में ये उल्टा होता है, जो डेल नोट है इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। समझ में आपको? इस बात को, ये छोटा सा बस फंडा है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन है तो समझ में आए। अब बस जो मैं आपको बता रहा हूं अब वो देखते रहिए। देखिए अगर कन्फिग्रेशन आपका फॉर एग्जांपल D1 टाइप का है, D1 क्या बोलते हैं? मतलब इस टाइप का, देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर मैं 5 फील्ड को बनाऊं 1 2 3 5, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं D2 बोलूंगा इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D3 बोलूंगा अब से तो ये 4, D4 5, D4 यहाँ 6, ये
D4 4, D4 5 5, फिर अगर D6 करूँगा तो यहाँ से इस तरह से पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरा जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अब एक हल्का से एक ऐसे डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था ऊपर हो गया EG और नीचे हो गया T2G। इसको अगर आप याद करना है कौन सा नीचे, समझ लिए EG 2 लेटर है तो 2 ऑर्बिटल है, 3 लेटर है नीचे तो 3 ऑर्बिटल। इस तरह से जब एनर्जी बढ़नी शुरू होती है या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू होगी वो नीचे से बढ़ने शुरू होते हैं कम एनर्जी वाले से, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया आपका T2G, ए हो गया EG। मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होने हैं वो बताता हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मेरा सिर्फ यहाँ भर जाएगा, आगे कैलकुलेशन भी अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं D2 की बात कर रहा हूँ, अब मैं ये देखिए, ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको वीक फील्ड लिगेंड के केस में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेल नोट है एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, अंतर बता रहा हूँ। D2 जब आ जाएगा तो सिंपल आपको क्या हो जाएगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन भर गया, ये इस तरह से भर गया, यानी ये क्या है, मतलब इस तरह से भर रहा हूँ मैं। जब D3 आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, समझ रहे हैं आप कैसे, इधर देखिए 1 2 3, ये अभी भी खाली है। अब जो खेल होगा अब से स्टार्ट होगा, देखिए अब ये कह रहा है कि अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑलरेडी D3 था तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो मैं क्या यहाँ पे इस तरह भरूंगा या फिर एक यहाँ भरूंगा, चौथा यहाँ भरूंगा या यहाँ पे भरूंगा। अब देखिए पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल नॉट। अब देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगी ये कम है, अगर ये डेल नोट है, ये डेल नोट का डिफरेंस है। अगर मेरे पे सपोज ये 10 यूनिट की एनर्जी है और ये सपोज 50 यूनिट की एनर्जी है, मेरे इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ अभी 10 यूनिट की एनर्जी है, कम एनर्जी, वीक फील्ड लिगेंड है, समझ रहे हो। तो अब वो क्या करेगा, सिंपल सिंपल वो पेयर तो कर नहीं पाएगा, पेयरिंग करने के लिए उसे 50 की एनर्जी चाहिए, लेकिन क्या करेगा क्योंकि उसके पास 10 है, सिंपल सिंपल 10 एनर्जी के लिए वो ऊपर इलेक्ट्रॉन भर देगा बस। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो उस केस में क्या हो जाता, पेयरिंग जो एनर्जी है क्या हो जाती, वो कम हो जाती इससे, तो उस केस में ये गैप ज्यादा हो जाता, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये वाला काम मुश्किल हो जाता, उस केस में बस यहाँ भर देता पहले, फिर जब ये पूरे यहाँ पे भर देता, समझ D5 में यहाँ, D6 में यहाँ, जब D7 का केस आता तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में रहता। अब क्योंकि यहाँ पे मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात बताई तो क्या हो जाएगा, D4 के केस में यहाँ आ जाएगा। आई होप गाइज आपको अब समझ में आया होगा ये सब। D5 में यहाँ भर गया, D6 में फिर एक यहाँ भर जाएगा, समझ में आपको, इस तरह आपको ये चीजें करनी है। अब बाकी की कैलकुलेशन क्या है, बाकी की सारी जो कैलकुलेशन है इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट, इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इज 1, करेक्ट ना, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे n हो गया, ठीक है। अब क्या अगर मुझे कैलकुलेट करना है स्पिन ओनली मूवमेंट, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्पिन ओनली है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो अगर स्पिन ओनली मूवमेंट कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। तो अगर यहाँ 1 है, अगर मुझे ये निकालना है तो 1 इंटू 1 प्लस 2 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो भी कैलकुलेशन आ जाएगी, समझ में आएगा इस आपको। नाउ फॉर एग्जांपल अगर CFSC यानी ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो पूछना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको क्या बताया था, नीचे तो हो गया ये, ऊपर हो गया ये, नीचे ये ऊपर हो गया प्लस 0.6 डेल नोट, नीचे हो गया माइनस 0.4 डेल नोट। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना उसका खेल है सबका सब, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखिए नो सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अनपेयर्ड की बात नहीं हो रही इस केस में। तो सपोज इस केस में क्या हो जाएगा, ये अगर मैं ये वाला केस मानूं तो ये और ऊपर ये था, तो इधर अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे 2 और इधर 1 2 3 4, समझ में आपको, अगर ये है तो 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, एन की बात नहीं। सो CFSC कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 0.6 डेल नोट इनटू ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस माइनस 0.4
इन डेल नोट इनटू नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, ये हो गया CFSC का फॉर्मूला। सिमिलरली जब ऊपर वाले के कैलकुलेट करोगे ऊपर आप, तो कैसे करोगे, सेम। सो 0.6 इंटू, अब इसमें EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अगर मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एक बार को, देखिए नीचे T2G और ये हो गया इस तरह। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर 0.6 इंटू कितना हो गया 0 डेल नोट, और नीचे क्या हो गया -0.4 इंटू 1 डेल नोट, तो ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया -0.4 डेल नोट। ये टोटल हो गया आपकी CFSC। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करनी रहती। नाउ अगर हम क्वेश्चन में जाएं, तो इन्होंने बोला है कि जो CFSC है 0.8 है और 3.87 है आपकी BM। ठीक है, तो इसको अगर आप यूज करके आप क्वेश्चन में कैलकुलेट करोगे तो आपका आसान क्वेश्चन जो बहुत आसान आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो 1 बाय 1 देखते हैं ऑप्शंस को और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि आप सोल्व कर पाओगे। ये जो क्वेश्चन में इसलिए टाइम लग रहा है गाइस, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसलिए। देखिए, पहला है वेनेडियम 3 पॉजिटिव में। वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है इस 23, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR3D34S2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, शॉर्टकट, सो आप देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ भी दे दूँगा, तो नहीं तो मेरे चैनल में भी सर्च कर सकते हैं। तो V3+ क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर मोस्ट शेल से, तो 3D1 रह गया, ये सॉरी 2 रह गया, 2 और 1 इसका। ठीक है, और सिमिलर अगर इसको मैं 3D2 को डिवाइड करूंगा तो कैसे करूंगा 1 2। ठीक है, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसका मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 3 है, ओवरऑल में 3 कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा N इंटू N+2 का होल अंडर रूट इक्वल्स टू 3.87 आना चाहिए। ठीक है, या वैसे तो गाइज इसको भी आप सोल्व कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये आना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं आंसर आएगा, या दोनों में से कुछ भी हो जाए। तो 2 इंटू 2 + 2 का अंडर रूट यानी 4 2 जा 8 जो आता है 2√2, और इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 2.82। क्या मैच कर रही है CFSC, सॉरी ये 3.87 है, तो आप आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये कट गया। ठीक है, सिमिलरली अगर Cr3+ को आप देखना चाह रहे हैं, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24, तो यानी Ar3D5 4s1। Cr3+ का क्या हो जाएगा Ar3D3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऐसे, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड। तो n इंटू N+2 में फॉर्मूले में डाल देंगे, 3 इंटू 3 + 2 यानी अंडर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 की जो वैल्यू आती है वो है आपकी 3.87, राइट। तो ये क्या हो रही है, मैच कर रही है। तो इसका CFSC अगर निकालना चाहें तो 0.6 इंटू 0 हो गया, इधर -0.4 इंटू हो गया 3 यानी -1.2, लेकिन ये मैच नहीं कर रही है, ये 0.8 होना चाहिए था। दिस इज नॉट द आंसर एज वेल, समझ में। सिमिलरली आप और का देखिए, Mn3+ का देखिए, मैग्नीज का क्या होता है Ar3D5 4s2, तो Mn4+ का क्या हो जाएगा Ar3D2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले वाला केस हो गया, सेम टू सेम वैसी वैल्यू आएगी, तो इसको देखते ही नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। CO2+ का देख लेते हैं, CO का जो 27 है एटॉमिक नंबर यानी Ar3D7 4s2, राइट गाइज। सो अगर यहाँ से मैं देखता हूँ CO2+ यानी Ar3D7, अब इसको अगर आप में ब्रेक करते हो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे T2G एंड EG में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, यानी अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 एंड 1, 3 + 1 3, n = हो गया 3। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को अभी जस्ट कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने पहले पेयरिंग क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं की, ये क्योंकि गाइज एक्वा कॉम्प्लेक्स बोला गया है। इसका एक्वा क्या है यानी H2O लीगेंड की तरह यूज हो रहा है, एंड H2O इज अ वीक फील्ड लीगेंड, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ना।
तो ये सही हो रहा है। तो देखिए 3 है, n इंटू एन प्लस 2 यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट यानी √15 यानी 3.87 मैच कर रहा है। सिमिलरली अगर जब आप इसके क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालेंगे तो यानी 0.6 इंटू 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.4 इंटू 4 एंड 5, ठीक है 5 हो गया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हो 1.2, ठीक है, ये क्या होगा 0.4 इंटू 5, 1.2 हो गया माइनस 2.0 यानी 0.8, ठीक है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आई होप गाइज आपको ये जो सारी थ्योरी है सब कुछ समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको इसमें समझाने की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन बीएम ऑफ इसका, ठीक है, बीएम में बताने हैं आपको। देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का, कि आपको n इंटू एन प्लस 2 ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसकी यूनिट हो गई b। अब n क्या है, इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाए। अब इस चीज के लिए आपको इस बंदे का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप n के इसमें निकाल सकते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ में आपको नाउ अगर Fe इसका निकालें तो प्लस CO क्या है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, ठीक है। तो 4 टाइम्स 0 प्लस C2O4 ऑक्सलेट OX, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है वी नो, ठीक है। एंड जो ऑक्सलेट है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला है C2O4 2 नेगेटिव, राइट। तो 2 नेगेटिव हैं, एक बहुत कॉमन है। तो आपको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो अभी ध्यान रख लीजिए कि ये इस तरह होता है। तो प्लस क्या हो जाएगा -2 में, और ओवरऑल हो गया +1। सो Fe प्लस ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 1। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इज +3। अब इस +3 के अकॉर्डिंग आपको चीजें निकालनी है, उस फॉर्मूले में भर देनी है, ठीक है। तो Fe जो आपका होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 26, एंड मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक बनाई हुई है आप चैनल पर देख सकते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 3 सेकंड में बना सकते हो 3d6 4s2 उस ट्रिक को यूज करके। नाउ बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी इसमें है F3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा, यानी 3d5 हो गया, 2 इसके और 1 निकल गया। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अगर मैं अप्लाई करूं तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। अब वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट यूज होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट होगा, कौन सा यूज होगा वो अब देखिए। जो CO है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये जो है ये हो गया आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया है इसमें, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में की वजह से इस पर पुश लग जाएगा, और यही का इसका कंसेप्ट यूज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मुझे पता है कि जो डेल नॉट है यानी पेयरिंग जो है ये है इस ग्रेटर, ये ग्रेटर होती है पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहले पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, बाद में ये क्रॉस करता है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करती है, 1 2 3 हो गया। अब ऊपर नहीं भरना, वीक फील्ड लिगेंड होता तो ऊपर भरते हैं चौथा, यहाँ पे है तो 4th एंड 5th, समझ में आपको अंतर। तो अब क्या हो गया, ये हो गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो n की वैल्यू 1। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं 1 इंटू 1 प्लस 2 का पूरे का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जो वैल्यू हुई आपकी 1.732, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी, ये T2G का, ये EG का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कैसे डिवाइड करते हैं, राइट। मेरी वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे ये वाली, तो जो पार्ट 2 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसमें भी मैंने सबको समझाया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड ब्यूरेट इज। नाउ गाइस देखिए, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी है।
अब ट्रिकी क्यों है इसमें, आपको पहले तो दो चीज पता होना चाहिए। पहला तो ब्यूरेट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और फिर डेंटिसिटी क्या होती है उसका पता होना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट। तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा डेंटिसिटी में भी थोड़ा डाउट है, आपको मैं हल्का सा बता दूं। देखिए क्या होता है, एक मेटल है, ठीक है, तो लीगेंड उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक जो लीगेंड है या एक कंपाउंड है उसके पास एक ही डोनर एटम है, तो उसको हम कह देते हैं यूनिडेंटेट, समझ रहे हैं आप, या मोनोडेंटेट। और इसको डेंटिसिटी क्या हो जाती है, यूनि या मोनो 1। अगर एक ही कंपाउंड है, सपोज इस तरह से बॉन्ड बॉन्ड बने हुए L1 L2, और ये दोनों के दोनों डोनेट कर सकते हैं, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी कुछ लोन पेयर या चार्ज या कुछ है, तो इस टाइप के मेटल को क्या बोल देते हैं, जो लीगेंड को, बाइडेंटेट लीगेंड, ठीक है। और डेंटिसिटी क्या हो जाती है आपकी 2। सिमिलरली आपके ट्राइडेंटेट भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि मोनोडेंटेट में बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमोनिया हो गया, एक लोन पेयर होता है, H2O, O के पास लोन पेयर होता है, OH नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज है, O2 नेगेटिव, ठीक है, इस पे 2 नेगेटिव, ये एक ही एटम है, चार्ज की बात नहीं, देखिए एटम की बात हो रही है। O2 2 नेगेटिव है, चाहे N3 नेगेटिव हो गया, CH3 COO नेगेटिव हो गया, एक ही डोनर एटम है, तो ये सब के सब मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट लीगेंड के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पहला हो गया EN, बहुत ही कॉमन पढ़ा होगा आपने, इथाइलिन डाई अमाइन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये। तो इसमें जो बेसिकली जो NH2 है ना, तो ये दो है, तो दो डोनर एटम है, और ये दोनों के दोनों डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सलेट, ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव, यानी COO नेगेटिव, ये तो ये भी ओढ़ सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सलेट। सिमिलरली बहुत ही कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल होता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, कौन सा होता है, कार्बोनेट। ये दिखने में तो लग रहा है कि मोनोडेंटेट होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पे अगर आप जाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, तो यानी दो के दोनों डोनेट कर सकते थे, इट इज अ बाइडेंटेट लीगेंड, समझ रहे हैं। तो अब क्या होता है, ब्यूरेट का जो स्ट्रक्चर है वो होता है इस तरह का, देखिए NH2 डबल बॉन्ड O, ये C है यहाँ पे, NH, एंड सिमिलरली ये हो गया NH2। समझ में आ रहा है गाइस आपको, ठीक है। सो अब क्या होगा, इसमें जो डोनर एटम्स होते हैं, अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, इसमें देखने से तो लग रहा है कि ये 3 लोन पेयर है, तो 3 हो सकते हैं इसमें डोनेट करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, डोनेट सिर्फ यही करता है, दो, ठीक है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये एंगेज नहीं रहता है। अब ये कह दीजिए कि क्योंकि मे बी ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, राइट, या थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस इस वजह से, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ये दो जो हैं ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज अ बाइडेंटेट लीगेंड, और याद भी रख सकते हैं, किस एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है। एंड और जो डेंटिसिटी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, 2, ऑप्शन नंबर इज 1, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं गाइज, कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, कि वेदर एक जो कंपाउंड है आपको दिया कि इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ भी दे दूंगा, नहीं तो गाइज अगर मैं मिस भी कर देता हूँ तो आप सर्च कर सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री इस टाइप से, तो आपको लिंक वो मिल जाएगा, ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है वो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताने हैं इसके, तो देखिए किस तरह से बताएंगे, बहुत आसान है। देखिए ये O2 4 है, ठीक है, C2O4, ये क्या होता है, ऑक्सलेट है, तो CrOX थ्राइस हो गया, समझ रहे हैं, 3 बाइडेंटेट लीगेंड हो गए, और ये 3 नेगेटिव चार्ज को तो भूल जाए, कुछ इसका भी स्ट्रक्चर बनाने में इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो गाइस देखिए बहुत ही ईजी है, अगर मैं इसको CR को देखी, ठीक है, अब 1 2 3 4 इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा,
अगर मैं इसको लूँ, क्योंकि 2 तो अंदर हो गए लिगेंड, 3 ये हो गए, 6 वैलेंसीज हो जाएगी ना, तो बाइडेंटेट है। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह बनाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे जोड़ूँ, ओ एक्स को इस तरह जोड़ दिया, फिर एक ओ एक्स को इस तरह जोड़ दिया, ठीक, और एक ओ एक्स को इस तरह जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसे क्या कहीं से भी कहीं भी मोड़ दूँ तो ये दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, सेम ही रहेगा। अब एक इसकी बस एक मिरर इमेज बन सकती है, वो क्या बन जाएगी, देखिए सी आर ये होगी, ये तो सेम ही रहेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब जो ये इधर था इसकी इमेज इधर बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये एंड सिमिलरली ये, तो ये जो दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन गए इसके। ठीक है, तो इसको आप बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोल देते हैं लेवो रोटेटरी, इसको डी बोल दो, एल बोल दो, प्लस डी प्लस माइनस एल, कुछ इस टाइप से कुछ भी यूज कर दो। ठीक है, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली इन कॉमन एग्जाम्पल के ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें आपको। ज़्यादातर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या उस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में ज़्यादा पूछते हैं। उस पर भी मैंने आपको एक ट्रिक बनाई हुई है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये वेदर इट विल शो और नॉट, उसकी आप ट्रिक देखिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है, समझ में आ जाएगी आपको। वैसे भी आपको मैं एक अभी, क्योंकि वो ट्रिक पूरी देखेंगे तो एक हल्का सा बता दूं, किसी भी कंपाउंड में अगर एटलीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड आ गया, एटलीस्ट वन, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसे इस केस में अगर एटलीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड है किसी आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, आंख बंद करके कह दीजिए कि ये इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस केस में क्या हो गया फिलहाल। ठीक है, सो इस केस में आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर दिस 1 and 2। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The addition of dilute NaOH to Cr3 plus salt solution will give। पहली बात तो यही समझिए कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाली चीजें भी होती है, थोड़ा सा याद करने वाली चीजें। तो जो क्रोमियम आयन है वो हमेशा जब भी कोई सॉल्यूशन बनेगा वो होगा, तो उसमें जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा, कोई कलरफुल टाइप का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो अब मैं जब भी Cr3 प्लस साल्ट सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इस केस में एक्वस क्रोमियम आयन की बात कर रहा हूं। हमेशा ये होता है AQ। देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर आपका Cr3 प्लस आयन है एक्वस। इसमें जब मैं NaOH डाल देता हूं तो इसके अंदर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है जो होता है CrH2O3 OH3 टाइप का, ये होता है। यहाँ पे क्या है, CrH2O6 3 प्लस टाइप का, H2 न्यूट्रल है तो इसको हो रहा है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि कुछ 3 H2O को एक तरह से मैंने रिप्लेस कर दिया OH3 के साथ। ठीक है, ये कलरफुल पीपीटी बन जाता है। अगर मैं इसके साथ में और NaOH डाल देता हूँ, यानी एक्सेस अगर NaOH हो रहा है, उस केस में वो सिर्फ यही नहीं रुकता, वो आगे भी चला जाता है और एक ग्रीन कलर का पीपीटी बना देता है। समझ रहे आप, ग्रीन कलर का पीपीटी बन जाएगा यहाँ पे। उस ग्रीन पीपीटी की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CrOH6 नेगेटिव। समझ में आपको। तो इसका जो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है, जो ये नाम होता है, वो होता है हेक्सा हाइड्रोक्सी क्रोमियम आयन, क्रोमियम 3 नेगेटिव। ठीक है, हेक्सा हाइड्रोक्सी क्रोमियम 3 नेगेटिव। सो इसका ये हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इज 3। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमेशा इस तरह याद रखिए कि अगर आपको ये बोला है 1 मोल 2 मोल 1 मोल इस तरह से लिखा, तो हमेशा यहीं पे रुक जाइए। जब 2 मोल या NaOH एक्सेस में बोला है तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 mole of an octahedral metal complex with formula MCl3.2L, L ligand है, on reaction with excess of AgNO3 gives 1 mole of AgCl. The density of ligand L is। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को करने के आप बहुत तरीके समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरह से घुमा के लाता हूँ। आपने पढ़ी होगी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, आपने पढ़ी होगी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो वर्नर थे, एल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने कुछ टेस्ट्स कर रहे थे।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि 1 मोल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हूँ उसको समझाने के, कि फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3, ठीक है, इसकी जब मैं रिएक्शन AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा रहा हूं तो मुझे 3 मोल AgCl मिलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इसकी रिएक्शन 1 मोल COCl3.5NH3 के साथ कराता हूँ सेम AgNO3 के साथ, तो मुझे क्या मिलते हैं, 2 मोल ऑफ AgCl। अब देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, Cl सेम है। जिन लोगों को रिएक्शन पता है AgNO3 वाली, कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपका Cl नेगेटिव आयन होता है ना किसी रिएक्शन में और AgNO3 वगैरह किसके रिएक्शन करते हो तो हमेशा ये AgCl इस तरह से प्रेसिपिटेट बन जाता है। कहीं भी Cl नेगेटिव देख लेगा AgNO3 तो प्रेसिपिटेट AgCl का ही बनाता है। तो वे कंफ्यूज। सिमिलरली 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ AgNO3 की, तो यहाँ पे मुझे 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। अब ये हो क्या रहा है, वे सोचने लगे। अब क्यों, कंफ्यूजन क्या था इसमें, वो ये कह रहे थे कि यार मैं तो सिर्फ 6NH3, 5NH3, 4NH3 को घटा रहा हूँ, Cl तो यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ 3 मोल तो बन गए, लेकिन इन दिस केस ये 2 कैसे आ गया, यहाँ पे तो 3 था, जैसे यहाँ 3 मैच कर रहे थे तो यहाँ क्यों नहीं मैच करे। कंफ्यूजन हो गया भाई साहब के दिमाग में। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करके उन्होंने जब आगे टेस्ट किए तो वे कंसेप्ट पे आए कि आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस, Cl नेगेटिव आयंस। उन्होंने देखा, अभी स्ट्रक्चर जैसे भी बनाया उन्होंने, आगे की बात है वो, उसमें इतनी डीप नहीं जाएंगे, मैं क्वेश्चन समझाने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये हो है कि जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि इसमें क्योंकि मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो 3 मोल बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें Cl नेगेटिव आयोनाइजेबल Cl नेगेटिव 3 है। मतलब कि अगर मेरा कोऑर्डिनेशन बॉक्स में कितने भी कुछ भी हो, लेकिन जो बाहर है Cl नेगेटिव उसका काउंट पूछ रहे थे। तो इस केस में COCl3 और 6NH3 को अगर मैं इसको इस कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CONH3 का थ्राइस और बाहर Cl3 है, 3 Cl। तो इसलिए जब ये ब्रेक होता है तो ये 3 प्लस और 3 Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। समझ में आपको। और क्योंकि जब AgNO3 के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो ये 3 AgCl बना देता है। ऑब्वियसली एक्सिस में, ये समझ रखिएगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें क्योंकि 2 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इसमें 2 ही आयोनाइजेबल Cl नेगेटिव है। इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CONH3 5 तो हो गया, 1 Cl अंदर आ गया, सिर्फ 2 Cl बाहर है। इसलिए जब ब्रेक होगा तो 2 Cl नेगेटिव देगा एंड हैंस 2 मोल ऑफ AgCl दे रहा था। एंड सिमिलरली इस केस में 2 Cl अंदर आ गए, 1 बाहर, इसलिए Cl नेगेटिव 1 आयोनाइजेबल Cl हो गया। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अगर इसी चीज को मैं पकड़ के चलूं, अब जो आपको मैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि MCl3.2L है, L को NH3 मान लो, सेम केस हो गया। अब मैं जब इसकी एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl बना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ 1 आयोनाइजेबल Cl नेगेटिव है, तभी तो इसने एक के साथ एक करके 1 मोल AgCl बना दिया। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा कैसा हो जाएगा, स्फीयर के बाहर सिर्फ 1 Cl होगा, यानी MCl2 अंदर और L2 ये अंदर हो गया। समझ में आपको। ठीक है, तो अब डेंटिसिटी क्या हो गई ऑफ लीगेंड L इसकी। अब देखिए Cl क्या है, Cl नेगेटिव, ये एक मोनोडेंटेट लीगेंड है। अब ये क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स बोला था, तो इसका मतलब टोटल जो वैलेंसीज होनी चाहिए वो 6। 2 तो इस Cl ने, भाई इसको क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है ना, सो इसको काउंट करूंगा मैं। ठीक है, तो 2 वैलेंसी तो देखिए, अगर मैं M को बनाऊं इस तरह से, ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होगा, ऐसे, तो 2 तो Cl ने एक एक वैलेंसी जोड़ दी, सपोज ऊपर नीचे यहाँ। ठीक है, तो अगर ये 2L है सिर्फ, तो 2L को मैं कैसे करूंगा इसमें सेटिस्फाई, कब, किस केस में, अगर ये 2 एक बाइडेंटेट लिगेंड हुआ।
समझ में आ गया? तो इसका मतलब द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड क्या हो गया? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया टोटल, तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड एल क्या हो गया? बाइडेंटेट, यानी आंसर इज 2। अब गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन ये द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ये क्या होगा? ठीक है, अब वाई पूछा गया। देखिए एक बात देखिए कि सबसे पहले तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, कि देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अगर MH2O6 इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, ये ओवरऑल इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 6X नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया MX6 इस टाइप का। चार्जेस वार्जेस कुछ इस पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लस 6H2OL। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाऊँ इसके रिएक्शन का क्या, इसको जब मैंने 6 नेगेटिव से किया तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका? तो MX6, ठीक है, 4 नेगेटिव डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई ये होना चाहिए H2O, लेकिन H2O क्योंकि लीटर में है एक्सेस में होता है तो हम ये जनरली इग्नोर कर देते हैं। आई होप आपको पता होगा आयनिक में, तो इसे इग्नोर कर दीजिए। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? MH2O6 का 2 प्लस जो भी चार्ज है और X नेगेटिव, ठीक है, इसकी पावर 6। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो सिंपल क्या है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो क्या है? सिंपल इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज अ इन अ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स जो कंस्टिट्यूएंट आयन। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट आयन से जब मैं कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट कर रहा हूं इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में, तो वो हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी ये उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो के स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, वो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनवर्स है एकदम। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट 2.1 दिया हुआ है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा हुआ है, तो इसका मतलब 1 अपॉन 2.1 इंटू 10 पावर 13 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -14 हो जाएगा। इससे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू होगी 5 एंड दैट इज अवर आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ आपको मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूं जो आपके क्वेश्चंस में फायदा होगा। ये स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत चीजें पूछ ली जाती है। देखिए जब भी कोई आपको स्टेबिलिटी पूछी जाएगी किसी मेटल कॉम्प्लेक्स की, तो आप समझ लीजिए कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट और आपका उतनी ही स्टेबिलिटी हो जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स की। और दूसरा क्या हो जाता है कि जितनी ज़्यादा हायर दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना, जितनी सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी यानी चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और दूसरा हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तीसरा बेसिसिटी ऑफ लीगेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए तीनों में जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी लीगेंड की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको आसानी होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इसकी CFSC वैल्यू निकाल लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, जैसे मैंने आपको समझाया था, या इसका डायरेक्टली जब किसी ऑर्डर हो गया तो एक ऑर्डर वही हो जाता है। ठीक है, जो CFSE है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। पहले जिसमें जो जितना ज़्यादा होगा उसकी CFSC ज़्यादा होगी, जो जितना कम होगा उसकी CFSC कम होगी। उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक,
तो अब इन सब में सबसे पहले इनकी अगर CO की इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो आसान हो जाएगा हमारे। ठीक है, अब सब में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। Fa माइनस सॉरी Fa नहीं है गाइस, ये F6 है। ठीक है, सो CO F6 है, तो इसमें CO -6 इक्वल्स टू -3 यानी CO इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो पहले में क्या हो गया, CO हो गया +3 का। सिमिलरली ये 0 है, +2 इसमें +2 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा NH3 का, सो CO +3 हो गया। सिमिलरली इथाइलिन डाइअमाइन भी न्यूट्रल है, क्यों, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो चौथा कंपाउंड है उसमें भी CO +3 ऑक्सीजन स्टेट में हो गया। ठीक है, अब इनको अगर मैं ऑर्डर करूँ, देखिए सबसे अगर इसको A, इसको B, इसको C एंड इसको D के लिया, तो सबसे पहले चार्ज के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। चार्ज सब में कम किसका है, B का, तो सबसे B कम से पीछे लिख लीजिए। अब मुझे ये 4 स्पॉट पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें +3, इसमें +3, इसमें +3। अब जो ये सारे जो लीगेंड हैं, इसका अगर आप ऑर्डर बनाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड टू जो वीक फील्ड लीगेंड, इनका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले इन इथाइलिन डाइअमाइन, फिर NH3, फिर H2O एंड F नेगेटिव। ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और ये दोनों वीक फील्ड लीगेंड हो जाते हैं। इनका ऑर्डर के लिए भी गाइज यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको मुझसे कोई अगर ट्रिक चाहिए कुछ तो यूनिक, तो मुझे बताइएगा, मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो इन वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अब इसके अकॉर्डिंग तो देखिए हमने ये बस B लगा पाए थे, अब चौथा वाला लगाना है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए तो हाँ, इन वाला सबसे ज़्यादा तो D, फिर हो गया आपका NH3 यानी C, इसके बाद B हो गया, सॉरी A हो गया, फिर B तो +2 वाला ही था तो लग गया, तो ये ऑर्डर हो गया आपका सेट। या फिर जो क्लिस्टर फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है, जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन भर के डिवाइड करके, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जो उन सभी आपको मेथड पसंद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका इज ऑप्शन नंबर 2 DCAB। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे गाइस मैंने आपको, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बहुत अच्छी ट्रिक बनाई गई है, उसको देखिएगा, विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग ही आप वो ट्रिक बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है और मेरे चैनल पे देख सकते हैं गाइज, आप सर्च करके देखिए, बहुत आसान ट्रिक है। और वैसे भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, जो स्क्वायर पर का भी बताया हुआ, लेकिन इसमें ऑक्टाहेड्रल का बताता हूँ कि हमेशा स्टार्ट कीजिए MA4B2 से। ठीक है, अगर इस केस में अगर ये है कि 2 दिखाता है, बस आपको 2-3 केस याद करने हैं। MA3 ये घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए 3, इसका हो गया आपका 2, फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंट कर दीजिए MA2B2 C2, इसका हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, A2B2 C2 था, A2 को एक AB C2D2 इस तरह से अरेंज कर लीजिए, और इसको सेम टाइप के MAAB2 C2, समझ रहे, ये बाइडेंटेट लीगेंड है। ये बाइडेंटेट लीगेंड कौन सा है, जिसमें जो डोनर आइटम्स डिफरेंट है, और बाइडेंटेट लीगेंड इसमें दोनों डोनर आइटम सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 में से कम घट करा 4, और एक और कम करा 3। इस तरह की आपको एक ट्रिक बताई गई है मैंने, समझिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं कह सकता हूँ, लेकिन अब वो ट्रिक देखिएगा गाइस, तभी फायदा होगा। और इसमें लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा बताया था, MABCDEF, ये होता है 5 3 15। इसके अलावा कोई आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, और जो इस टाइप के क्वेश्चन भी थे वो मैंने आपको समझा चुका था उसमें। ठीक है, तो अब देखिए COCl2 EN वाला इसका केस है, तो किस केस का हो गया, MA2BB2 टाइप का। BB क्यों, AB क्यों नहीं, क्योंकि EN में NH3 और NH3 दोनों डोनर एटम होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या हो गया, मैंने आपको ट्रिक में बताया था, इस टाइप के कंपाउंड में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी डिफरेंट था बस इसमें मैंने ले लिया था, बाकी आपको सेम किस तरह करना है। तो MA2B4, ठीक है, A2B4 या A4B2 सेम टाइप को, इसको स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 होंगे। इसमें पूछ रहा है कि डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोम, तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसको पूछूं दूसरों को, तो ये वाला क्या है, MA5B टाइप का, क्या ये इस लिस्ट में है, नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो गया।
इसको देख लीजिए, MA3B3 टाइप का है, क्या इस लिस्ट में है? यस, तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। MA4B2 ये वाला 2 करेक्ट होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। हैंस मेरा जो करेक्ट आंसर है इज ये। इस टाइप की ट्रिक है, और एक्सप्लेन करके मैंने और जो मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे के वो समझाया हुआ है, तो उसको देखिए गाइज, क्योंकि इसमें फिर रिपीट हो जाएगी वो, और वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चंस है, समझ में आए होंगे। फर्स्ट पार्ट को भी देखिएगा, सेकंड पार्ट को भी देखिएगा, ठीक है गाइज। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज, और हेल्प मिलेगी इससे चैनल को, ठीक है। थैंक यू, बाय।